साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन आनंद कविता की पाठशाला के एपिसोड 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सवैयों की बात पिछले कुछ एपिसोड में चल रही है। इस बार सवैयों के प्रकार में हम लेते हैं सुंदरी सवैया छंद। सुंदरी सवैया छंद की 4 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में तुकांत होते हैं। समांत लाएंगे तो समांत भी चारों पंक्तियों में होंगे, लेकिन क्या होगा इसमें, एक पंक्ति में 25 वर्ण होंगे। तो 4 पंक्तियों में 25 25 25 25 वर्ण होंगे। वार्णिक छंद है तो वर्णों के आधार पर इसकी हम गणना करते हैं। तो 25 वर्ण एक पंक्ति में आएंगे गुरु लघु लघु के क्रम में, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। और प्रत्येक पंक्ति में सममापनी वार्णिक छंद कहलाता है। तो वर्णों की जैसी जैसी क्रम एक पंक्ति में रहेंगे, वैसा वैसा ही क्रम दूसरी पंक्ति में रहेगा, तीसरी पंक्ति में रहेगा और चौथी पंक्ति में भी रहेगा। 25 वर्णों में क्या क्रम होगा इसमें, 8 सगण और 1 गुरु। ठीक, कैसे, सलगा 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 और 1 गुरु। तो 8 सगण और 1 गुरु, इसका एक पंक्ति में इस प्रकार से ये 25 वर्ण आएंगे। ठीक है, केशव ने इसे सुंदरी छंद कहा और दास ने इसे माधवी छंद का नाम दिया। भक्ति काल में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ, तुलसी ने, केशव ने। इसके बाद इधर आधुनिक काल की तरफ आए तो दिनकर ने, अनूप ने इन छंदों का बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग किया है। हमारे आज हालांकि इस छंद का कम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मंचों के कुछ कवि जो छंद शास्त्री हैं, पुराने छंदों के जानकार हैं, वो आज भी इसका प्रयोग करते हैं। एक वानगी मैं देता हूँ आपको, अब इसकी गणना कैसे करेंगे उस आधार पर देखिएगा। कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हों। कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हों। खुशबू बसती उस आंगन में जिसमें मन भावन फूल खिले हों। मन बीच वही पनपे रिश्ते जिनमें बसते शिकवे न गिले हों। एक राग तभी सदके निकले जिसके न कहीं सुरताल हिले हों। तो अब इसकी गणना कीजिए। गणना कैसे है, कविता उपजे, कविता में क्या है, क में 1 लघु, वहाँ पे छोटी की मात्रा तो 1 लघु, और ता पे आ का डंडा, बड़ा आ की ध्वनि आ रही है। तो कविता में क्या हुआ, लघु लघु गुरु। तो सलगा में क्या है, सगण में 1 सगण में सलगा लघु लघु गुरु। तो 1 सगण में लघु लघु गुरु होगा, तो कविता में भी लघु लघु गुरु आया। ऐसी उपजे, उपजे में भी लघु लघु गुरु। ऐसी मन में लघु लघु गुरु, तब ही लघु लघु गुरु। जब शब्द, तो जब में लघु लघु और शब्द में शा पे आधा भाव उससे पहले जुड़ जाता है, पहली ध्वनि के शा के साथ जुड़ रहा है तो वो गुरु बन जाता है, तो लघु लघु गुरु। और शब्द में जब शब्द इधर आ गया तो दा रह गया, तो लघु और मिले द मिले तो लघु लघु, और ला पे एक ही मात्रा है तो वो गुरु, तो वो गुरु वर्ण हो गया। ऐसी सद्भाव, सद्भाव में सद्भा तो लघु लघु गुरु, और वाह है वह मिले तो लघु लघु गुरु, और हों तो 1 गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से 8 सगण हुए और अंत में 1 गुरु हुआ। तो इस प्रकार से सुंदरी सवैया छंद का पहला पद हुआ, उसकी पहली गणना हुई। अब हर पंक्ति में ऐसा ही क्रम रहेगा। अभी बताया था ना कि कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हों, और खुशबू बसती उस आंगन में। ऊपर कविता पहली पंक्ति में शुरू में पहला शब्द, और नीचे दूसरी पंक्ति का पहला शब्द खुशबू। खुशबू में खा पे छोटे की मात्रा तो लघुवर्ण, शा लघुवर्ण, बापे पड़े ऊ तो क्या हुआ, गुरुवर्ण, तो लघु लघु गुरु। ठीक है, तो सलगा में क्या होता है, लघु लघु गुरु, तो इसमें भी लघु लघु गुरु, कविता में भी लघु लघु गुरु। तो आया ना, पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है वो भी लघु लघु गुरु हुआ। तो ये समापनी हुआ। ऊपर लघु लघु गुरु का क्रम है तो नीचे की पंक्ति में भी लघु लघु गुरु का ही क्रम रखेंगे। ऐसे आप गणना कीजिएगा। ठीक है, जैसे कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हों। खुशबू बसती बसती वे लघु लघु गुरु, उस आंगन में उस आ लघु लघु गुरु, और गन में लघु लघु गुरु। फिर सगण आ गया, नहीं आ गया एक। ऐसी जिसमें भी लघु लघु गुरु। मन भावन मन भा लघु लघु गुरु। ठीक है, ऐसी गणना करनी है। तो वन फूल तो वन फू तो लघु लघु गुरु, और ला खिले में लघु लघु गुरु, और हो में फिर गुरु वर्ण आ गया। तो ऐसे इसकी गणना करेंगे। जैसा क्रम ऊपर लिया था हमने वैसा क्रम नीचे रहेगा।
और इसको अगर गा के अगर हम कहेंगे, पढ़ेंगे या कहीं गाएंगे तो इसको और ज़्यादा लिखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि गाने से थोड़ा सा ये रहता है कि याद भी हो जाता है, वो जो सूत्र है आपका वो भीतर आ भी जाता है और उस तरह से वो क्रम भी निकलता वो आता है। गाने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है। कोशिश यही रहती है, हालांकि मंचीय प्रभाव है, बिना गाए भी आप लिखें तो उसका प्रभाव भी होता है। मैं बिना गाए हमेशा मंचों पे रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ, अपनी तरह का नया अंदाज, नया तेवर लेके आता हूँ। तो इसको अगर गाएंगे तो कैसे गाएंगे, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि गाने से और सरल हो जाता है छंद का लिखना। मैं गाता नहीं, लेकिन जब घर में होमवर्क करता हूँ तो इसको लिखने के लिए, तो इसमें फिर ये गा के ही लिखता हूँ, तब मुझे बड़ी आसानी सी लगती है। कैसे देखिएगा। कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हो, खुशबू बसती उस आंगन में जिसमें मन भावन फूल खिले हो, मन बीच वही पन पे रिश्ते जिनमें बसते शिकवे न गिले हो, एक राग तभी सदके निकले जिसके न कहीं सुरताल हिले हो। आप इस तरह से गा के भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या दूसरे प्रकार से भी गा सकते हैं। पहले मैंने एक धुन बताई थी, जैसे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी लिखा, वो भी गाते हैं, नित्य ज्ञान गुमान के आंगन में, थोड़ा तेज रिदम हो जाता है, तो इसको भी गा सकते हैं। कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हो, इसको आनंद आएगा, ऐसे गा के भी लिख सकते हैं। कविता उपजे मन में तब ही जब शब्द मिले सद्भाव मिले हो, खुशबू बसती उस आंगन में जिसमें मन भावन फूल खिले हो, मन बीच वही पन पे रिश्ते, मन बीच वही पन पे रिश्ते जिनमें बसते शिकवे न गिले हो, एक राग तभी सदके निकले जिसके न कहीं सुर ताल हिले हो। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी गाएंगे, सरल होगा। सुंदरी सवैया छंद वास्तव में अच्छा है। भक्ति काल में केशव ने और दास ने बहुत प्रयोग किया। दिनकर जी ने तो, राष्ट्र कवि दिनकर, उन्होंने भी इस छंद का बहुत प्रयोग किया। हमारी भी यही कोशिश है कि जो पुराने हिंदी साहित्य के हमारे छंद हैं, जो संस्कृत से होते हुए इधर आए हिंदी साहित्य में, और भक्ति काल में सर्वाधिक और रीति काल में भी सर्वाधिक प्रयुक्त हुए, वो आधुनिक काल में भी अधिक से अधिक हम प्रयोग करें, खासतौर पर नए रचनाकार उसको ज़्यादा प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य की जो हमारी पुरातन परंपरा है हिंदी छंदों की, उसका हम सही से निर्वाह भी कर सकते हैं और अगली पीढ़ी को सही से उसको सौंप भी सकते हैं। तो निरंतर अभ्यास कीजिए इसका, ठीक है, इसका निरंतर अभ्यास कीजिएगा तो ये छंद बड़ा मधुर है, सुनाने में भी मज़ा आता है और सुनने वाले को भी इसमें मज़ा आता है। और मेरी भी कोशिश यही है, आप इसको अभ्यास कीजिए, इसको सीखिए, भाव को पहले लाइए, इसका व्याकरण, इसके सूत्र पर बाद में जाइएगा। अगर व्याकरण पे पहले ध्यान देंगे तो भाव मरने शुरू हो जाते हैं। तो पहले लिखिए, इसको गाइए, इसको पढ़िए, है ना, इसको उदाहरण दूसरों के पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपके भीतर उतरेगा तो आप उसको गाएंगे तो आपके ज़बान पर ही अपने आप ही आ जाएगा। एक फ्रेम आपके यहाँ पर फिट हो जाएगा। उस फ्रेम के फिट होने से जब आप भावपूर्ण तरीके से लिखेंगे तो वो अनायास ही किसी सवैया छंद का प्रकार बन के निकलेगा। चाहे सुमुखी हो, चाहे सुंदरी हो, चाहे दुर्मिल हो, या मदिरा हो, मत्त गयंद हो, मत्त गयंद यानी मालती छंद हो, तो या चकोर छंद हो, अरसात हो, ये सवैयों के प्रकार हैं, किसी भी प्रकार में आ सकता है, बस आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो इसका अभ्यास निरंतर कीजिए, आप भी सीखिए, और नवांकुरों के लिए विशेष तौर पे कहता हूँ कि आप भी सीखिए, और हमारा संकल्प भी यही है कि एक सीखेगा तो दो को सिखाएगा। तो ये अभियान चलता रहना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा, और यही कविता की पाठशाला का उद्देश्य है, इसको पूरा कीजिएगा। कोई पैसा इसमें नहीं है, ना लेना है ना देना है, ज्ञान बांटना है, विचार बांटना है, दूसरे तक लेके जाना है, बस यही काम करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं चेतन आनंद आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।